हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के बारे में समझेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस जो खिलजी वंश है उसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है 1220 में, और लगभग 5 शासकों ने 30 वर्षों तक का खिलजी वंश ने जो है राज्य किया। जलालुद्दीन फिरोज जो कि जलालुद्दीन फिरोज कैकुबाद जो कि गुलाम वंश का आखिरी शासक था, उसको पक्षघात का रोग था और जलालुद्दीन खिलजी उसका अंगरक्षक हुआ करता था। 70 वर्ष की उम्र में जलालुद्दीन फिरोज ने इसको यमुना नदी में कैकुबाद को फिकवा दिया और इसके बाद 70 साल की उम्र में मलिक फिरोज खिलजी, जिसने बाद में अपना नाम जलालुद्दीन खिलजी रखा, इसने सिंहासन के ऊपर अधिकार कर लिया। इसने किलोकड़ी को अपनी राजधानी बनाया और उदार नीति अपनाई। यहाँ पर यह पहला ऐसा शासक है जो कि जनता की इच्छा के ऊपर कार्य करता है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। और 1292 में मंगोल हलाकू का पुत्र उलुग खान के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। इसी के समय में जलालुद्दीन के समय में 4000 मंगोलों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया और दिल्ली के निकट मंगोलपुरी इलाके में जाकर के बस गए। ये सारे नवीन मंगोल हैं जो कि मंगोलपुरी में रहते हैं दिल्ली में। 1296 में अली गुरसाब जो है, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है, ये जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी है, भतीजा भी है और दामाद भी है। इसको जलालुद्दीन खिलजी भेजता है दक्षिण के अभियान के लिए, और दक्षिण के अभियान को जब ये जीतता है तो जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी, उसका दामाद, कड़ा मालिक को बुलाता है इलाहाबाद। अब ये जलालुद्दीन खिलजी जाता है दिल्ली से इलाहाबाद उससे मिलने के लिए। वहां पर उसने एक समारोह रखा और वहां पर धोखे से उसको, वो गले मिलते समय उसको मार देता है, उसकी अपने ससुर की हत्या कर देता है। और इस वहां पर सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता है, अपने आप को वो शासक घोषित कर देता है। जैसे ही उसकी पत्नी, जलालुद्दीन की पत्नी को पता चलता है तो उसका छोटा पुत्र जो कि रुकनुद्दीन इब्राहिम है, उसको ये गद्दी पर बैठा देती है दिल्ली की, और अपना जो बड़ा पुत्र है उसको वो वहां बुलाती है मुल्तान से उसने बुला लिया। अलाउद्दीन खिलजी जो कि दक्षिण अभियान से बहुत सारा धन, सोना चांदी लूट करके लाया था, ये अब इलाहाबाद से बढ़ता है दिल्ली की ओर और रास्ते में जो जनता है उसको सोने के सिक्के बांटता हुआ चलता है। इससे जो जनता है उसका जो लगाव होता है वो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ हो जाता है, और जहां पर वो राजा जलालुद्दीन को माना करते थे कि जलालुद्दीन की जय की बजाय हो गया अलाउद्दीन खिलजी की जय। दिल्ली पहुंचते पहुंचते इस बात को उसकी पत्नी, जलालुद्दीन की पत्नी और उसके पुत्रों ने इस बात को भाप लिया और ये सारे के सारे मुल्तान की ओर भाग गए। अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा 1296 में अपना राज्यारोहण किया। अब इसके बाद उसने शुरू किया राजनीतिक अभियान, एक उत्तर भारत की तरफ और दूसरा दक्षिण भारत की तरफ। उत्तर भारत की तरफ उसने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात का राजा रायगढ़ था, देवगिरी का शासक था, उसने रामचंद्र की शरण ले ली। गुजरात विजय के बाद उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, वहां का धन। इसके बाद खंभात के बंदरगाह पे उसने उसके जो सेना नायक थे उसने मलिक काफूर को खरीदा जो कि एक गुलाम था। और दक्षिण के अभियानों में जो ये मलिक काफूर है इसको ही अपना प्रमुख बनाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, ये बहुत ज्यादा योग्य था। इसके बाद रणथंभौर पर आक्रमण करता है 1301 में। रणथंभौर का शासक है हमीरदेव, और एक साल तक तो इसे कोई सफलता नहीं मिलती, लेकिन हमीरदेव का जो प्रधानमंत्री है गढ़मल, सुल्तान से जाकर के मिल जाता है। अब यहाँ पर हमीरदेव वीरगति को प्राप्त हो जाता है और सुल्तान खान जो है मारा जाता है। हमीर रासों के अनुसार हमीरदेव की जो रानी थी रंग देवी, उसने अनेक महिलाओं के साथ जो है जौहर कर लिया। चित्तौड़ के बाद, इसके बाद चित्तौड़ की विजय 1303 में रानी पद्मावती की सुंदरता से प्रभावित होकर आक्रमण की योजना बनाता है, और यह पद्मावत में लिखा है। अमीर खुसरो इस अभियान के बारे में अलाउद्दीन के साथ जाता है। राणा रतन सिंह ने घेरेबंदी के बाद लगभग 7 माह के बाद आत्मसमर्पण कर दिया
और अपने बेटे खिज्र खां को जो है यहाँ पर अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खां को वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया। चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया गया। 1303 में इसके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटती है, वो ये कि काकतीय के जो शासक थे उन्होंने खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त कर दिया। ये उसकी पहली पराजय थी जिससे उसको बहुत ज्यादा शर्म आई। इसके बाद मालवा की विजय के लिए वो जाता है 1303 में, और मालवा का राजा है वहां पर महालदेव। अलाउद्दीन की उसने अधीनता स्वीकार नहीं की और काफी जो है कठिन प्रतिरोध के बाद अलाउद्दीन ने उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, जाला और सुल्तान इन सब पर अधिकार जमा लिया। मारवाड़ की विजय 1308 में परमार राजपूत शीतल देव जो ने कड़ा संघर्ष किया, हालांकि वो अंत में मारे गए। जालौर की विजय 1311 में उसने की और राजस्थान की इस प्रकार से विजय जो है पूर्ण होती है। अब उसके पास एक कलंक है कि पहला जो कि वो कि दक्षिण भारत में उसकी हार हुई थी। मध्य युग का ये ऐसा पहला शासक है जो कि विंध्य नदी को पार करता है। ये बात बर्नी की जो है तारीख फिरोज शाही में लिखी हुई है। देवनागरी में 1307 से 1308 तक का वो जो है रामचंद्र को पराजित करके मलिक काफूर के साथ जो है रामचंद्र की सेना जो है अलाउद्दीन के साथ वो मलिक काफूर रामचंद्र को दिल्ली ले गया। रामचंद्र के साथ अलाउद्दीन खिलजी अच्छा व्यवहार करता है और इसके बाद वो रामचंद्र है देवगिरी का, वो कभी भी उसका प्रतिरोध अलाउद्दीन खिलजी का नहीं करता। तेलंगाना वारंगल की बात, अब ये जो 1303 का कलंक था उसको धोने के लिए इसने फिर से मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी और इसका समर्थन रामचंद्र ने भी किया था। देवगिरी के रामचंद्र ने भी इसका समर्थन किया। इसके बाद प्रताप रुद्रदेव ने अब समर्पण कर दिया और प्रताप रुद्रदेव ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई, उसको जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया। इस प्रकार से उसने जो है मलिक काफूर के साथ जो है एक सोने की मूर्ति अलाउद्दीन के पास भेजी। इस प्रकार से जो प्रताप रुद्रदेव थे इसी समय प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। इसके बाद पांड्य राज 1311 में सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के मध्य ग्रह युद्ध चल रहा था और इसका फायदा जो है उठाकर सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन से मदद मांगी और इस मदद में जो है मलिक काफूर ने मदुरई पर अधिकार कर लिया। मलिक काफूर ने नगर को लूटा, मंदिर नष्ट कर दिए और अपने साथ इतनी सारी अपार धन संपत्ति लेकर के गया जितनी वो कभी नहीं लेकर के गया था। देवगिरी पर उसने पुनः 1313 में आक्रमण किया क्योंकि रामचंद्र की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र है शंकर देव सिंघल देव को जो है उसने कर देना बंद कर दिया और शंकर देव मारा गया।